Hello everyone. I would like to welcome you all to our channel The Things Team. So, आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, बुक 1 कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर। सो ये होने वाला है इस चैप्टर का पार्ट 2। प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस करा ये चैप्टर किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्या क्या इसके इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमने इसका पूरा ओवरव्यू डिस्कस कर लिया अच्छे से। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे इसका सेकंड टॉपिक, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। इसमें हम समझे सोवियत सिस्टम था क्या, उसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव सारा सिस्टम हम ध्यान से समझेंगे। हम ये भी देखेंगे भाई आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके अंदर इंफॉर्मेशन है जो आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर में, या क्या कीवर्ड है जो जो जब आपकी सीट चेक करता है सीबीएसई एग्जामिनर वो ढूंढता है उसे। ठीक है, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। पहली बात, हमें पहले जानना पड़ेगा सोवियत। सोवियत हम किसे कहते हैं? हमने सेकंड वर्ल्ड जाना, सोवियत ब्लॉक जाना, सेकंड वर्ल्ड जाना, लेकिन इस देश का असली नाम क्या है जिसको हम इस सारे नामों से बुला रहे हैं? इसका नाम है यूएसएसआर, जिसकी फुल फॉर्म है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। नॉट रिपब्लिक, रिपब्लिक्स। यहाँ पे आपको सीबीएसई ट्रिक कर सकता है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक्स, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ऐसे। तो आपको वर्ड टू वर्ड ध्यान दे चलना है कि भाई यहाँ पे कौन सा वर्ड सही से मैच कर रहा है। यहाँ पे अगर एस नहीं होगा तो ये डील करे कि हाँ भाई एक ही देश है, लेकिन उसमें 15 अलग अलग नेशंस का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। जो जो हमारा कब आया बीइंग में, मतलब कब आया हमारा, मतलब ऐसा ऑन ग्राउंड कब लोगों को पता चला? ये लोगों को पता चला सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो हमारा हुआ रशिया में। ये कब हुआ? ये हुआ हमारा 1917। ठीक है, और इसको और इसके लीडर कौन थे? इसके लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, अब इसके पीछे मैं एक छोटी सी स्टोरी है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये आपके चैप्टर में कहीं नहीं आएगा, ना आपके पेपर में आएगा, लेकिन ऐसा मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ने वाले हैं। स्टोरी ये है, जब वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी एक बहुत ही सुपर पावर की तरह एमर्जिंग था, जो उसके अपोनेंट नेशंस थे उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था कि भाई वो मतलब डिफीट कर सके जर्मनी। ठीक है, लेकिन जर्मनी को एक डर था कि भाई उसके ईस्टर्न फ्रंट से जो हमारा आज का रशिया है वो उस पर अटैक कर सकता है ना। तो उसकी वजह से उसके ऊपर डबल प्रेशर आ जाएगा। तो उसको साइड करने के लिए, प्रेशर को, रूस को साइड करने के लिए वॉर से जर्मनी ने गेम प्लान सोचा। जो हमारे ये व्लादिमीर लेनिन साहब, ये थे हमारे एग्जाइल। एग्जाइल से इनको भेजा गया कहाँ पे? रशिया। साथ में इनको एक हैवीली गाड़ी ट्रेन में, लेकिन ये ना अकेले नहीं गए, इनके साथ गए 2 बिलियन डॉलर्स। $2 बिलियन इनके साथ गए। किस लिए? कि भाई वहां की जो जनता है वह उस कंट्री के अंदर सिविल वॉर करा सके, अनरेस्ट फॉर्म कर सके, एक मतलब रेवोल्यूशन को एमर्ज कर सके, जिसकी वजह से वो कंट्री वॉर से बाहर होके अपने ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में बिजी हो जाए। और इनका साथ किसने दिया? इनका साथ दिया जोसेफ स्टालिन साहब। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन साहब को भेजा इसलिए गया था कि ताकि भाई रूस का वॉर से ध्यान हट जाए। और फिर इस प्लान में जर्मनी सक्सेसफुल भी हुआ। उसके बाद रशिया अपने ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में उलझ गया, और उसके बाद फिर इमरजेंस हुआ यूएसएसआर। ठीक है, ये थी स्मॉल स्टोरी। ठीक है, अब जो हमारा रेवोल्यूशन था वो इंस्पायर्ड था आइडियाज ऑफ सोशलिज्म से। देखिए, जो हमारा ये वो था रेवोल्यूशन, इसका बेसिस था कि भाई मतलब सोशलिस्ट वो था रेवोल्यूशन। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का एम क्या होता है? सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का एम होता है कि भाई हम एक ऐसी सोसाइटी बनाए जहां पे सब इक्वल है।
वहां पे मतलब कोई भी अनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। और ये आइडियोलॉजी सिंपल एक बात बताइए, जहां कैपिटलिज्म में क्या होता है भाई, जिसके पास स्किल्स हैं वो आगे बढ़ जाएगा, जिसके पास नहीं पीछे, तो वहां पे अनइक्वालिटी, वहां क्लास सिस्टम है। सोशलिज्म में सब इक्वल। तो ये सिंपली एक ऑपोजिशन था कैपिटलिज्म के लिए, है ना। और फिर और इसका एम क्या था, इसका एम था कि भाई हम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की मतलब एक इक्वल सोसाइटी को फॉर्म करें। और इस जो और जो हमारा ये रेवोल्यूशन था, इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटेम्प्ट था, जिसके अंदर ट्राई किया गया कि भाई जो हमारे कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी है ना, ये जो हमारी कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी, ये एक एंड पे आ जाए, इसको अबॉलिश कर दिया जाए, और जो हमारी सोसाइटी है वो एक मतलब इक्वालिटी के प्रिंसिपल से फॉर्म हो पाए। ठीक है। और इस काम को करने के लिए जो हमारे सोवियत यूनियन के मेकर्स थे, उन्होंने पावर किसको दी, उन्होंने पावर दी स्टेट को। अब देखिए यहाँ पे स्टेट देश नहीं है, यहाँ स्टेट से हमारा मीनिंग है उस देश की गवर्नमेंट। इसमें हम इस बुक में, आगे वाली बुक में हम बार बार बोलते रहेंगे स्टेट स्टेट। तो स्टेट का मीनिंग देश भी होता है, स्टेट का मीनिंग गवर्नमेंट भी होता है। तो आपको तो आपको देखना पड़ेगा स्टेट किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। अब देखिए, इन डूइंग सो द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम गेव पावर्स टू द स्टेट। इस वर्ड का मीनिंग जो है, प्राइमेसी का मीनिंग ही पावर है, टू द स्टेट। अब यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, पावर क्या देश को दे दी। देश तो एक मतलब एक बाउंड्रीज है, बाउंड्री का हम जो एरिया से देश कहते हैं। लेकिन उस देश के अंदर जो लोग हैं, अगर उन्हें पावर देंगे तो वो संभाल पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मीनिंग है गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। और ये जो सारा सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम था, ये सारा कम्युनिस्ट पार्टी के आसपास घूम रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ क्यों, और की पार्टी नहीं थी, नहीं, वहां पे कोई भी अदर पॉलिटिकल पार्टी या ऑपोजिशन अलाउड नहीं था। वहां सिर्फ सिंगल पार्टी रूल था, लाइक इन चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है ना। अब यहाँ पे उनकी इकोनॉमी प्लान थी और कंट्रोल थी बाय द स्टेट। अब जो हमारी सेकंड बुक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 3, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे भाई, इंडिया ने कैसे इंस्पायर होके यूएसआर से अपनी अपनी इकोनॉमी को भी प्लान करना चालू कर दिया। ठीक है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, देखिए, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने यहाँ पढ़ा था, ये रहा 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। तो मैंने कहा था ना आगे हम डिस्कस करेंगे, तो वही डिस्कशन हमारा यहाँ पे आ गया है। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज कितनी थी, 8 थी। ठीक है। जिसको भाई सोवियत आर्मी ने फासिस्ट फोर्स किसकी फोर्स थी, फासिस्ट फोर्स थी जर्मनी की फोर्सेस। जर्मनी को उस टाइम कौन लीड कर रहा था, जर्मनी को उस टाइम लीड कर रहे थे मिस्टर एडोल्फ हिटलर। तो जो जर्मनी की फासिस्ट फोर्स थी, उनको हरा के सोवियत आर्मी ने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को लिबरेट कर लिया, मतलब अपने अंडर कर लिया। तो ऑटोमेटिकली एक कंट्रीज यूएसआर के अंडर आ गई। और जब कोई कंट्री किसी और कंट्री के अंडर आ जाता है, तो उसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल उस कंट्री के जैसा मॉडल कर दिया जाता है, क्योंकि भाई आप डिफीट हो चुके हो, तो अब दूसरी कंट्री का आपके ऊपर राइट बनता है। अंडरस्टैंड। ठीक है। दिस ग्रुप ऑफ कंट्री, जो सारी ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलके यूएसआर को फॉर्म कर रही थी, इसके देखिए अदर ऑल्टरनेटिव हमने यहाँ मैंने आपको बताए भी थे, यहाँ पे भी है। इसको बोलते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। ये आपको ध्यान देकर चलना है, क्योंकि सीबीएसई को डायरेक्टली यूएसएसआर ना देके ये वर्ड्स दे सकता है, तो आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है। वॉरसॉ पैक्ट, अ मिलिट्री अलायंस दैट हेल्प देम टुगेदर। अब देखिए, यहाँ पे एक वॉरसॉ पैक्ट था, जिसके तहत सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। और इसके तहत ये था कि भाई अगर सपोज सपोज हमारी 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, टोटल हमारे कितने नेशन है, 15 नेशन। उसमें से 8 है यूरोपियन। अगर सपोज उनमें से किसी एक कंट्री पर अटैक हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो अटैक बाकी सारी कंट्रीज पे भी हुआ है, और जो अटैक हुआ है उसके लिए सारी कंट्रीज को साथ मिलके साथ मिलके अटैक करना पड़ेगा, कलेक्टिवली अटैक करना पड़ेगा। सेकेंड वर्ल्ड में हमारा वॉरसॉ पैक्ट था। फर्स्ट वर्ल्ड जिसको लेड कर रहा था यूएस, उसका था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी वेस्ट की थी,
यूरोपियन कंट्रीज, बर्लिन वॉल के जो वेस्ट साइड की कंट्रीज थी वो सब पार्ट थी नेटो का, और जो बर्लिन वॉल की ईस्ट साइड थी वो सब पार्ट थी वॉर्सो पैक्ट का। ठीक है। और देखिए, नेटो का लीडर कौन था? यूएस। वॉर्सो पैक्ट लीडर कौन था? यूएसएसआर। क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो टू सबसे ज्यादा इमर्जिंग पावर्स थी वो थी यूएस एंड द सेकंड इज यूएसएसआर। देखिए, यूएसएसआर ग्रेट पावर तो बन गया वर्ल्ड वॉर के बाद, उसकी इकोनॉमी भी बाकी पूरे वर्ल्ड कंपेयर सबसे आगे थी, लेकिन सर वो पीछे किससे था? यूएस से। जैसे आज यूएस फर्स्ट पे चाइना सेकंड पे है, ऐसे ही वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस फर्स्ट पे था, यूएसएसआर सेकंड पे था। अब यहाँ पे हम वो पूछ सकता है, व्हाट आर द व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द सोवियत इकोनॉमी दैट दैट kept it ahead of the most ahead of the maximum nations in the world except US. Elucidate the statement. ये 4 मार्कर में आ गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्ड से डरना नहीं है। आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी की ये लाइन थी, डेवलप था बस यूएस से, ये था। क्यों था? इसके पॉइंट्स ये रहे। इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, कि भाई उसका एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था। उसके पास वास्ट एनर्जी रिसोर्सेस। कम्युनिकेशन नेटवर्क ऐसा था कि भाई अर्बन मतलब ऊंचे से ऊंचा, नीचे से नीचा, पिछड़े से पिछड़े इलाके तक, हर जगह मतलब लोग एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे, मैसेज सेंड हो पा रहे थे। उनका इतना कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम था। और सेकंड, वास्ट एनर्जी रिसोर्स। आप जानते हैं जिस कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं वो ऑटोमेटिकली एक अमीर कंट्री अपने आप में, लाइक दुबई। पहले कुछ नहीं था, आज आप देख सकते हैं, मतलब वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है फॉर दी टूरिस्ट। तो ऐसी। और आज भी जो हमारा यूरोप का कॉन्टिनेंट है वो अपना मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट रूस से ही लेके पूरा कर। ठीक है। अब जो एनर्जी सोर्सेज, जो जो मतलब यूएसएसआर के पास जो उसके एनर्जी रिसोर्सेज थे, उनमें इंक्लूडेड थे ऑयल, आयरन, स्टील, और और साथ में मशीनरी प्रोडक्ट्स। मतलब वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है, वहां मतलब इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी है। ठीक है। ओके। एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर उनका बहुत ही एक वेल एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर था, जो मतलब उनके रिमोटेस्ट एरिया टू मतलब वन ऑफ द बेस्ट एरियाज को परफेक्टली आपस में जोड़ पा रहा था। कोई मतलब कम्युनिकेशन गैप नहीं था। लाइक जैसे इंडिया में आप देखते हैं, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो, मतलब आपने कभी न्यूज में सुना? चलिए आप मुझे बताइए कमेंट में कि भाई जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का नागालैंड है उसका सीएम कौन? बहुत कम लोगों को पता होगा। क्यों? क्योंकि वो एरिया अपना टोटली इंडियन पॉलिटिक्स से बहुत बाहर रहता है। वो एरिया मतलब टोटली आइसोलेट हो चुका है, क्वारंटाइन हो चुका है अपने आप में। एक तो उसकी ज्योग्राफी की वजह से, और एक वो मतलब बहुत ही एक लाइक कॉर्नर एरिया इंडिया का, इसकी वजह से वहां पे डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा। मशीनरी वहां मतलब वो बाकी कंट्रीज से अच्छे से अच्छे से नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है। एंड इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री। उसकी एक डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, जो मतलब पिन से लेकर कार तक सब कुछ अपने यहाँ ही मतलब तो ना आत्मनिर्भर जो बोलते हैं भारत, वो मतलब यहाँ पे है हमारा आत्मनिर्भर यूएसएसआर, कि वह पिन से लेकर कार तक सब कुछ अपना अपने देश में ही बना रहे हैं। उन्हें किसी की जरूरत नहीं, उन्हें उन्हें कुछ इंपोर्ट करने की नीड। ठीक है। और उसके बाद बेस्ट पार्ट, सोवियत स्टेट ने इंश्योर किया था कि भाई मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम हर नागरिक के लिए मेंटेन करके रखें। ये उन्होंने कैसे करा? और साथ में गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, मतलब लाइक फूड, एजुकेशन, हेल्थ, सबका सबको उसका एक्सेस जो है वो मिनिमम है। रोटी कपड़ा मकान, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। ये उन लोगों ने इंश्योर कर रखी थी अपने सारे नागरिकों के लिए। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर को भी सब्सिडाइज कर दिया था। और अदर वेलफेयर स्कीम्स भी उन्होंने लॉन्च करी। ठीक है। और देखिए, जो हम बोलते हैं ना कि भाई मतलब वहां सब कुछ मतलब सोशलिज्म है, मतलब सब कुछ स्टेट ओन करता है। जैसे यहाँ स्टेट ओनरशिप है डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप, लैंड एंड ऑल दी एसेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सोवियत स्टेट। जो भी लैंड और जो हमारे एसेट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मतलब हमारे मशीनरी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में काम आ सकते हैं, वो सब स्टेट कंट्रोल करता है। कि भाई देखिए, किसी पास इंडस्ट्री होगी तो सिंपल सी बात है भाई, उसके पास पैसा ज्यादा होगा, तो उसको ना करने के लिए सब कुछ स्टेट ही कंट्रोल करता था, इसलिए वहां अनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है।
अब यहाँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 4 मार्कर। 4 मार्कर में आपसे ये पूछ सकता है, डिस्पाइट ऑफ द सोवियत यूनियन developed economy and the well-rounded system, it faced some backlashes or faced some difficulties. What are they? Explain. तो इसमें आप करेंगे इंक्लूड पॉइंट्स को। द सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। एक बात बताइए, जिस कंट्री में इलेक्शंस नहीं होते, जिस कंट्री में कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, तो फिर उस देश की जो गवर्नमेंट है वो तो ऑटोमेटिकली वो बन जाएगी अथॉरिटेटिव, ब्यूरोक्रेटिक, मतलब सब कुछ वहां के जो ब्यूरोक्रेट्स है वो कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आज इंडिया में इलेक्शन सस्पेंड हुए तो जो हमारी करंट बीजेपी पार्टी है वो भी अपने आप को एक मतलब अथॉरिटेरियन की तरह मानने लगेगी, लाइक जो चाइना में होता है, रूस में होता है। वहां पे मतलब एक ही अथॉरिटी, वहां इलेक्शंस नहीं होते। ठीक है। एंड इसकी वजह से इसकी वजह से लोगों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई। लैक ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती भाई, इलेक्शन ही नहीं, क्योंकि एक ही पार्टी है। और इसकी वजह से और इसकी वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था तो लोग अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। लोग मतलब स्टिफर मतलब बंधे हुए, घुटे हुआ महसूस करते थे। और लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस भी करना होता था तो मतलब जोक्स और कार्टून्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते थे। ठीक है। फिर ये मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट सोवियत यूनियन स्टेट वन पार्टी सिस्टम। वहां था वन पार्टी सिस्टम, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी है सोवियत सिस्टम के ऊपर, उसका टाइट कंट्रोल है सोवियत सोवियत यूनियन के ऊपर। और जो भी उसके सारे इंस्टीट्यूशंस है जो मतलब टोटली लोगों के लिए अनअकाउंटेबल है, वो अपनी ही पावर में मतलब चूर होना वो रखे, मतलब अपने लोगों के लिए अकाउंटेबल ही नहीं। और और वो पार्टी इस तह तक अनअकाउंटेबल है कि जो मतलब सिर्फ वो ना रशिया का ध्यान रखा जा रहा है। और जो बाकी जो हमारे अलग अलग देश थे, रिपब्लिक्स थे, उनके लोगों की आवाज को टोटली रिफ्यूज कर दिया जाता था। और जो वहां के लोग थे वो टोटली एलिनिएटेड मतलब अलग महसूस करने लगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन पेपर। ऑन पेपर जो हमारा वो है रशिया, वो तो मतलब सब कुछ मतलब एक ऑन पेपर जो हमारा वो है रशिया, वो मतलब एज अ पार्ट था भाई, मतलब वो मतलब उसकी तरह सारे अलग जो हमारे 14 वो रिपब्लिक वो सब इक्वल है। ऑन पेपर वो सबके साथ एक देश ही था। लेकिन अगर हम देखते हैं आज, लेकिन अगर हम देखते हैं ऑन ग्राउंड क्या हालत है, ऑन ग्राउंड ये हालत है भाई, तुम्हारा वो है रशिया, वो ही सब कुछ डोमिनेट करता था। और जब वो सब कुछ डोमिनेट करने लगा तो जो बाकी एरिया के लोग थे वो मतलब नेगेटिव फील करने लगे, सप्रेस फील करने लगे। लाइक देखिए, ऑन पेपर तो मैं आपको रूल बताता हूँ कि भाई ऑन पेपर ये है कि भाई जो आप इंडिपेंडेंस डे पे काइट फ्लाइंग करते हैं वो मतलब इंडिया में इलीगल है। और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी अपने पोस्टर्स लगाती, बैनर लगाती है, ये भी इंडिया में इलीगल है। लेकिन ये सारे काम होते हैं ऑन पेपर ये, लेकिन लेकिन अगर हम देखते हैं ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो यहाँ पे भी सेम हालात थे। रूस ऑन पेपर तो एक वो था रिपब्लिक बाकियों की तरह, लेकिन ऑन ग्राउंड वो बहुत डोमिनेटेड था, डोमिनेट वो था कंट्री। ठीक है। अब नेक्स्ट इस पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे मतलब कंपैरिजन करेंगे यूएसएसआर का यूएस। ठीक है। देखिए, आर्म्स रेस में सोवियत यूनियन यूएस को तो मैच कर रहा था टाइम टू टाइम। मतलब आर्म्स रेस कैसी कि भाई किसके पास ज्यादा हथियार है, किसके आर्सनल्स में मतलब भंडार लगा हुआ है हथियारों का, कौन ज्यादा हथियार बना पाएगा, उसमें रेस लगी हुई थी यूएसआर यूएस की। और इसमें मतलब आप मानिए यूएसएसआर यूएस को कैच भी कर पा रहा था, लेकिन एक बहुत ही बड़ी कॉस्ट पे करने के बाद। अब वो बड़ी कॉस्ट क्या थी? बड़ी कॉस्ट ये थी सोवियत यूनियन वेस्टर्न कंट्री मतलब जो नेटो कंट्रीज थी उनसे पीछे था। किन मैटर्स में? टेक्नोलॉजी और किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर में। टेक्नोलॉजी कैसे? ट्रांसपोर्ट में। तो भाई भाई मैंने कहा ट्रांसपोर्ट लाइक कार्स वगैरह इतनी एडवांस नहीं थी इस सेंस में। और जो वो आता है नेक्स्ट हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पावर फैसिलिटीज इन सब में। तो सोवियत यूनियन मतलब इतनी हाई कॉस्ट पे मतलब वहां पे मतलब भुखमरी है, लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, लेकिन भाई मतलब हथियार भर रखे हैं दबा के। लेकिन भाई देश में खाने के लिए पैसा नहीं है लोगों के पास, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट, सोवियत यूनियन टोटली फेल हो रहा था अपने लोगों के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में। ठीक है। और जो आप मुहावरा बोलते हैं कि भाई गरीबी में आटा गीला हो, ठीक है, गरीबी में आटा गीला होना, वो इनके साथ हुआ भाई। जो इनका सिस्टम पहले से ही वीक था, पहले ही इनकी
इकोनॉमी इतनी हैवी कोर नहीं थी एज कम्पेयर टू यूएस, वो और वीक पड़ गई। और वीक कैसे पड़ गई कि भाई जो अफगानिस्तान स्टेट था, सोवियत यूनियन का जो पार्ट था, उसके अंदर भाई वो हो गया, मतलब मास वो हो गया डेमोन्स्ट्रेशन। तो सोवियत स्टेट ने अपनी सोवियत आर्मी को वहां भेजा कि भाई आप उस मास जो वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन है उसको आप सप्रेस कर दो। और ये कब हुआ? 1979 में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पस एंड मैच। ठीक है। और जब कोई कंट्री वॉर लड़ती है तो वो ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है, और जो उनका सिस्टम पहले से ही वीक था वो और वीक हो गया। और वीक किस तहत तक हो गया कि भाई वहां पे मतलब लोगों की पगार तो बढ़ती रही, लोगों के पास पैसा है, लेकिन भाई जो उनकी इंडस्ट्रीज की टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी है ना, वो मतलब वेस्ट से जो पीछे तो थी, वो और पीछे जाने लगी। तो इसके वजह से वहां पे शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो गया। और शॉर्टेज ऑफ गुड्स होने की वजह से सोवियत यूनियन के फूड इंपोर्ट्स हर साल इंक्रीज होने लगे, क्योंकि भाई जो पहले अपने देश में सब बनाया करते थे वो अब उनके लिए काम नहीं हो पा रहा है। शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो गया। ठीक है। और इसके बाद 1970s और उसके बाद सोवियत की जो इकोनॉमी मतलब धीरे धीरे होता ना लड़खड़ाना लगी। और उसके बाद 1970 में स्टैग्नेट होने लगा भाई, बिल्कुल एंड की तरफ आने लगी। तो आप देख रहे हैं पूरा बैकग्राउंड शेप होना चालू हो चुका है भाई, कैसे डिसइंटीग्रेशन होगा पूरा, मतलब लोग अनहैप्पी दिखा रहे हैं, सिस्टम बहुत रिजिड है। तो आप देखें धीरे धीरे बैकग्राउंड शेप होता जा रहा है। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, कि अब भाई फाइनली डिसइंटीग्रेशन हो चुका है। लेकिन उससे पहले के जो गॉर्बाचेव भाई साहब है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था डिसइंटीग्रेशन होने में यूएसएसआर का, उसको भी हम डिस्कस करें। ठीक है गाइस। तो ये थी हमारे तो यही था आज के इस पार्ट में, हमने डिस्कस करा व्हाट अबाउट द सोवियत सिस्टम। सो गाइस इस चैप्टर की ये जो पीडीएफ है हाईलाइटेड, ये आपको हमारे मिल जाएगी कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। और वहीं पे इस चैप्टर के आपको नोट्स भी मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, क्वेश्चन, सब कुछ सारा कंटेंट आपको उस पे ही मिलेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। और जो भी आगे चैप्टर आने वाले पॉलिटिकल के, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी के, सारा कंटेंट उस पे ही मिलेगा। और बाय टाइम आगे पहुंचते पहुंचते जब हमारी प्रैक्टिस बहुत वो हो जाएगी, टफ विजिट हो जाएगी, तो उसके बाद फिर हम सैंपल पेपर्स भी उस पर अपलोड करेंगे। सो आप ध्यान से उस हमारा जो टेलीग्राम चैनल उसको फॉलो कर लीजिएगा। उसका लिंक हम डाल देंगे नीचे कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट तो प्लीज भूलिएगा मत लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू। थैंक यू।